नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। आज 12th वालों के लिए लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर मेरे न्यू कमर्स 11th वालों के लिए है कि जो मेरे नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, योगी सर के साथ जुड़े हैं, योगी की पाठशाला के साथ जुड़े हैं। क्लास 11th वालों के लिए आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो कि आप 10th से 11th में आए हैं। और ठीक है, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा बोर्ड्स में। अब देखते हैं कब रिजल्ट आता है, कैसे कैसे रिजल्ट्स आप लोगों के आप तक पहुंचेंगे, कब लॉकडाउन खत्म होगा। इन सब चीजों पे बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर आज हम लोग योगी की पाठशाला में आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं। आज का डे 1 लेक्चर, जब हमारी 11th शुरू होने वाली है। बहुत लोगों के स्कूल्स में तो 11th ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी, कुछ लोगों की आज से शुरू होने वाली है। तो जितने भी लोगों ने नॉन मेडिकल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है, नया नया सेशन है, नए नए लेक्चर्स हो रहे हैं, एकदम से कॉइन फ्लिप हुआ है जिन लोगों के साथ, मैं समझ सकता हूं यार, इस फेज से मैं भी गुजरा हूं। तो प्लीज, जितने लोगों ने नॉन मेडिकल में अपना स्टेप रखा है और अपना मन बना लिया है कि नहीं यार करेंगे तो 11th नॉन मेडिकल या मेडिकल से ही करेंगे, साइंस स्ट्रीम से पोजेस करेंगे, तो प्लीज बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक है। क्लास 11th बहुत मजेदार क्लास होने वाली है आप लोगों की, मेरे साथ भी, अपने स्कूल वालों के साथ भी, सबके साथ। मतलब ये एक बहुत लर्निंग ओरिएंटेड क्लास है कि आप जिसमें अपने आप को बिल्कुल लीनता से अगर आप घुस जाओ तो ये क्लास बहुत सीखने को मिलेगा यार। क्लास 11th में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आज ही डे 1 पर ही आप लोगों को ये चीज समझा देना चाहता हूं। 5 मिनट के लिए आपसे वार्तालाप इसीलिए कर रहा हूं लेक्चर शुरू होने से पहले कि आप लोग डरना नहीं यार। 11th में बहुत हर्डल्स आएंगे, होप खोएगी कि यार अब क्या करें, नहीं हो पा रही है यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कॉमर्स ले लूं, क्या करूं, मेरा दोस्त मजे ले रहा है, ये कर रहा है, आर्ट्स ले लेता हूं, पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा, जज बन जाऊंगा। देखिए यार, अपनी जगह सारी स्ट्रीम्स अच्छी हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने नॉन मेडिकल ले लिया वो कम पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने आर्ट्स लिए वो कम पढ़ाई करते हैं। ये सारे मिथ हैं यार। हम लोग फोकस्ड रहते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि यार हमें करना क्या है। जितने लोगों ने साइंस को ऑप्ट करा है, कुछ सोच समझकर ही ऑप्ट करा होगा, या ठीक है जिन्हों को साइंस में इंटरेस्ट था कि नहीं यार चलो अब हमें साइंस के साथ परस्यू करना है, उन लोगों ने साइंस को लिया, कॉमर्स और आर्ट्स की तरफ नहीं ध्यान दिया। तो प्लीज कल को अगर हडल्स आए, मन में घबराहट हो, तो प्लीज घबराना नहीं। यस, 11th फ्रॉम द साइंस साइड इज क्वाइट टफ, नॉट टफ, टफ उनके लिए जो पढ़ाई नहीं करते। ये इंटरेस्टिंग है, काफी वास्ट सिलेबस है। आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, ये 3 ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यार आप लोगों के साइंस के कि आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूं, बर्डन लेकर मत चलना साइंस को। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर के पीछे अभी मत भागना यार, शुरू में भागने लगो, रट्टा लगाने लगो, तो वो काम मत करना। ठीक है, थोड़ा बहुत 11 पास हो जाओगे, धक्का देके 12th में पहुंच जाओगे, बट उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव में बैठोगे, डब्बा गोल हो जाएगा। बहुत लोगों ने इस चीज का एम बनाया होगा यार आईआईटी करेंगे, आईआईटी करेंगे। प्लीज सबसे पहले तो ये चीज समझो, एक दीवार बनाने के लिए आपको ईंटें रखनी पड़ती हैं। तो याद रखना, कुछ भी करो, चाहे सीबीएसई करो, कॉम्पिटिटिव करो, नीट का पेपर दो, जेई का पेपर दो, मेंस, एडवांस, सबसे पहले बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। और जो बेस तैयार होगा वो आपको क्लास 11th से ही होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेरे साथ या अपने बाकी टीचर्स के साथ, स्कूल वालों के साथ, किसी के साथ भी कोई सब्जेक्ट उठाओ, तो प्लीज उसका बेस पक्का करते चलो। आगे तब तक मत बढ़ो जब तक पुराना कवर अप नहीं हो गया। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत सिंपल और सॉर्टेड रखूंगा, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप लोगों की भाषा में बात करूं तो कुछ लोगों की बात करेंगे सर डेमो लेक्चर दो मेरे को। तो चलिए यार, एक बहुत सिंपल सी शुरुआत करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री से। कुछ लोग मेरे को पूछेंगे कि भैया बुक्स कौन सी लें, क्या लें, क्या नहीं लें। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा फ्लो में आ जाओ, चीजों को देखो कि चीजें चल कैसे रही हैं। वरना साल के 3-4 महीने तो ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें मेरे साथ चल क्या रहा है यार, ये मैंने क्या कर रखा है। तो प्लीज अभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 से रिलेट करके उठाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ ज्यादा बर्डन ना लगे। क्लास 9 से उठाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, बेस वहीं से लेकर आऊंगा क्लास 9 से, और आप लोगों को हायर लेवल्स तक लेकर जाऊंगा। मतलब जितनी बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम की केमिस्ट्री के लिए आपके नॉर्मल सीबीएसई और आपके कॉम्पिटिटिव पेपर जेई मेंस और नीट के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ इसी चैप्टर में कराऊंगा। मतलब लेक्चर्स में सब कुछ होगा आपके पास, बट प्लीज मैं फिर बोल देता हूं, मैं थोड़ा सा बेस ओरिएंटेड हूं। मैं पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना पसंद करूंगा। तो चलिए आइए हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर बोल रहा हूं, दिल छोटा मत करना, ठीक है? और प्लीज कभी भी घबराहट हो या मन में डामाडोल हो कि साइंस छोड़ दूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फटाक से कॉल कर लेना प्लीज। आइए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। क्लास 9th में बहुत बढ़िया चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था, वहीं से उठाता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने क्लास 9th में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा वो प्लीज पहले उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बैठोगे ना तो बड़ा मजा आने वाला यार। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आपका चार्ज मास रेशियो, मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट, जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, मैं उन पे ज्यादा टिल्ट नहीं हो रहा। मैं सबसे पहला एक बेसिक मॉडल जो आप लोगों को थॉमसन चाचू ने दिया था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 9 से ही लेंगे। तो प्लीज सबसे पहले हम इस चैप्टर में बेसिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे एशियंट मॉडल्स हैं, पुराने मॉडल्स हैं। एशियंट मॉडल्स जैसे हमारे थॉमसन चाचू का मॉडल, रदरफोर्ड की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, फिर उनका मॉडल, और फिर सबसे पहला मॉडल जो एक सिग्निफिकेंट मॉडल आप लोग पढ़ के आ चुके हो, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है? उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक, कि बोहर मॉडल आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्या गड़बड़ है उस मॉडल में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो मॉडल, जो सक्सेसफुल मॉडल था, दैट इज योर क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, जो आपकी क्वांटम फिजिक्स ने दिया था, जो केमिस्ट्री का मॉडल नहीं था, केमिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो हमारा फिजिक्स की देन है, हमें केमिस्ट्री को वो फिजिक्स की देन है मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। उस पर स्टडी करेंगे, जो सिग्निफिकेंट मॉडल माना गया, या जो मॉडल ऑफ एन एटम आप लोग आज भी पढ़ते हो। तो सबसे पहले आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर उठाते हैं, क्लास 9 से उठाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना यार? प्लीज, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इनडिविजिबल यूनिट, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो। डेल्टन, उसके ड्रॉबैक्स, वो सारी चीजों के बाद जो सबसे पहला प्राइमरी मॉडल आप लोगों को मिला, दैट वाज योर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ने 1904 के लगभग, 1904 के लगभग आपको एक मॉडल प्रपोज करके दिया, जिन्होंने उसको एक एटम को हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर करा। ब्लैक मार्कर से आप लोगों को एक स्फीयर बनाना, देखो 2D में मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, तो मैंने 2D में एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करा सर्कल की फॉर्म में। इन्होंने ये बात बोली कि ये जो आपका हार्ड स्फीयर है वो एक एटम है, और वो पूरा का पूरा जो ये शेडेड पार्ट है, जो ये आपका स्फीयर वाला पार्ट है, दैट इज योर प्रोटॉन्स। मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो आपका स्फेरिकल पार्ट है, ये सारा का सारा प्रोटॉन से बना हुआ है। और इसके अंदर ग्रीन कलर से उन्होंने बोला आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, घुसे पड़े होंगे। मतलब ये जो मेरे हैं, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने केवल यही दो सिंपल बातें बोली कि आपका जो एटम है वो हार्ड स्फीयर है, और जो स्फेरिकल पार्ट है वो प्रोटॉनिक पार्ट है। उसके अंदर बहुत छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड हैं। क्या है? अंदर एम्बेडेड हैं। इस मॉडल को हम लोग एक रेजन पुडिंग मॉडल भी पढ़ चुके हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, या चेरी पुडिंग मॉडल पढ़ा होगा। रेजिन या चेरी पुडिंग मॉडल, या फिर कुछ बच्चों ने इसको कैसा मॉडल पढ़ा था? सिमिलर टू वाटर मेलन।
तो प्लीज इसको थॉमसन ने एक वाटरमेलन की तरह एक्सप्लेन करा था। उन्होंने बोला था अगर आप एक वाटरमेलन को स्क्वैश करोगे, बीच में से दो हाफ में कट करोगे, जो आपका रेड वाला पार्ट है दैट इज योर प्रोटॉनिक पार्ट। मतलब आप एक एटम को अगर आपको विजुअलाइज करना है रियल लाइफ में, तो आप एक वाटरमेलन लीजिए, जो आपका रेड पार्ट है वो आपका प्रोटॉनिक पार्ट होगा। मतलब अगर ये वाटरमेलन होता तो ये रेड पार्ट है प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन सारा रेड रेड जो आपका पल्प है वो है, और जो ब्लैक सीड्स उसके अंदर घुसी पड़ी होती हैं वो मेरी क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उन्होंने इस मॉडल को एक वाटरमेलन मॉडल के साथ कंपेयर करा, सिमिलरली उन्होंने इस मॉडल को प्लम पुडिंग, किसमिस पुडिंग ली। कहते हैं जो व्हाइट कलर की आपकी जो क्रीम है दैट इज योर प्रोटॉन, और जो रेड चेरीज या आप लोग नट्स या जो रेजिन ऊपर रखते हो जिसके अंदर एम्बेडेड होते हैं दैट आर योर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने एक बहुत बेसिक मॉडल एक्सप्लेन करा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अंदर कि आपका जो एक एटम है वो स्फेरिकल पार्ट है, वो प्रोटॉनिक पार्ट है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। इसके अलावा इन्होंने हमारे साथ और कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि बहुत बेसिक डिस्कवरी, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया था। तो इनके मॉडल में केवल एक चीज इन्होंने बोली कि एटम न्यूट्रल है, मतलब जितना आपका प्रोटॉनिक पार्ट है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। दैट मींस इन्होंने केवल एटम की न्यूट्रलिटी पे बात करी, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी। आई होप आप लोगों को थॉमसन मॉडल क्लास 9 का क्लियर हुआ होगा और 11th में आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे। आगे चलें तो चलिए 1911 तक पहुंचे अब हम। ठीक है, थोड़े टाइम तक इनका मॉडल एक्सेप्ट हुआ कि हाँ भाई एटम न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1911 के मिड एंड में रदरफोर्ड चाचू अपना एक्सपेरिमेंट प्लान करके अपने रिजल्ट्स दे चुके थे। उन रिजल्ट्स के आने के बाद जो भी रिजल्ट्स निकले उसको थॉमसन वेरीफाई नहीं कर पाया, तो 1911 में थॉमसन को टाटा कर दिया गया, और 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम और अपना पहले एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया। ठीक है, तो प्लीज अब हम चलते हैं 1911 में, जब रदरफोर्ड चाचू अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक पर्पस था उनका था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्लास 11 में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस दी थी, क्योंकि जब एक एटम को मापा गया तो देखा गया था कार्बन C12 एटम को जब 6 प्रोटॉन निकले और 6 ही इलेक्ट्रॉन निकले, तो मास 12 के लगभग क्यों निकला? मास 12 क्यों निकला? उसका मतलब इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है। तो इस बेसिक आइडिया को लेकर रदरफोर्ड ने अपना क्या प्लान करा था, अपना एक्सपेरिमेंट प्लान करा था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो प्लीज आइए उसको भी एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पहले ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के साथ ही करा गया था। ठीक है, फिर समझाऊंगा गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, और सिमिलरली इन्होंने सिल्वर फॉइल भी ले ली थी, या फिर प्लैटिनम या कॉपर भी ले सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपका इन 3-4 मेटल्स के साथ होता है। तो सबसे पहला एक सवाल आता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? तो सबसे पहली चीज, गोल्ड फॉइल इनर्ट होती है। दूसरी चीज, इट इज हाईली मेलिएबल। याद रखना, इट इज हाईली मेलिएबल, कि आप इसको बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए रदरफोर्ड का बेसिक सेटअप लगाता हूं और समझाता हूं कि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करा, फिर क्या कंक्लूजन्स थी, और उस कंक्लूजन के बाद उन्होंने क्या मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया। उन्होंने क्या लिया आपकी, एक गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, क्या लिया आप लोगों की, गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल के साथ साथ उन्होंने यहां पर इतने पार्ट में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा, देखो क्लास 9th में आपको बहुत बेसिक मॉडल पढ़ाया होगा, गोले 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 बनाए होंगे, न्यूक्लियस बोला होगा कि इसको एक थिन शीट मान लो गोल्ड की, तो वो अपने तरीके से अब थोड़े बड़े हो गए ना, तो प्लीज ये समझते हैं ये क्या है। ठीक है, ये मेरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है यार? ये मेरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अभी सब चीज समझाऊंगा क्या है। ये मेरी है यार आपकी क्या, गोल्ड फॉइल
जिसकी थिकनेस इन्होंने ली थी 100 नैनोमीटर के लगभग, बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। ये सेटअप समझ आया, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल थी। यहां पर इन्होंने एक ट्रिगर लिया। ट्रिगर का मतलब है इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल्स को, आप याद करो अल्फा गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया था। तो इन्होंने यहां से एक रेडियम का आइसोटोप लिया, जिसको इन्होंने लेड में रखा, मतलब ये जो आपका बाहर का ट्रिगर है दैट इज ऑफ मेड अप ऑफ लेड, उसमें उन्होंने रेडियम रखा, ठीक है। उस रेडियम, आपको पता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये एमिट करेगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होता। याद करो क्लास 9 में पढ़ा था ना व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है। तो रेडियम का आइसोटोप लिया। रेडियम का आइसोटोप लेने के बाद यहां से इन्होंने कौन से पार्टिकल बम्बार्ड करे यार, कौन से पार्टिकल्स यार, अल्फा पार्टिकल्स। बम्बार्ड का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्ड करें, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत थिन बीम ली थी इन्होंने पार्टिकल में, ठीक है, बीम ऑफ पार्टिकल करे थे। तो उस बीम को बहुत ही कंस्ट्रेंट रखने के लिए उन्होंने ये स्लिट यूज करी थी यार, ताकि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बीम जाए। ये आपको बेसिक सेटअप मैंने समझाया रदरफोर्ड का, इसका रदरफोर्ड का। आप लोगों को पता है गोल्ड फॉइल है तो उसमें गोल्ड फॉइल के एटम्स होंगे ही होंगे, जिसमें आपकी टीचर ने याद करो ऐसे बचपन में ऐसे बनवाया होगा, ऐसे ऐसे करके। क्लास 9 में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था इस गोल्ड फॉइल को, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, याद आ रहा है? कुछ कुछ बताया था टीचर ने, कुछ ऐसे बहुत सी शीट पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कराया था क्लास 9 में। मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये स्लिट है। रेडियम से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स के लिए आपको एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए, तो रेडियो एक्टिव सोर्स बना आपका रेडियम। रेडियम को रखा गया लेड में, ठीक है। ये आपका पूरा इन्होंने सेटअप लिया। ये आपकी थी स्लिट। स्लिट क्यों? ताकि आपकी नैरो बीम मिले, ताकि एक बहुत कंस्ट्रेंट नैरो बीम मिले जो सीधी आपकी जाए, इधर पहले ही डाइवर्ज ना हो जाए, ठीक है। इन्होंने क्या फेंका, किसकी बीम दी यार आपके पास, अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी यार, अल्फा पार्टिकल्स की। अब 1 मिनट का यहाँ पे पॉज लेते हैं और देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। कहते हैं अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अल्फा पार्टिकल के पास केवल और केवल कौन सा चार्ज होता है यार, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब आधे लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, हीलियम तो बोला पर उसके साथ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्यों बोला। आओ हीलियम याद करते हैं। जिन बच्चों को एक एटम की रिप्रेजेंटेशन याद है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर एटम न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर 2 होता है। और हीलियम का मास नंबर 4 होता है, मतलब 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उनको ऐड करके आपका मास नंबर बना। ये आपका सिंपल हीलियम है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अभी आगे समझाऊंगा कि मैं कैसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखता हूं। अब मैं क्या करता हूं, हीलियम के एटम से हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल बैठता हूं, तो ये सिंपल क्या बनेगा यार आपका, हीलियम 2+, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। मतलब मेरे जो साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने खत्म कर दिए, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस रखा हुआ है मेरे पास। तो प्लीज याद रखना, He2+ is similar to your alpha particle। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कल को अगर कोई चार्ज पूछ ले, इट कंटेन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जो उसका मास होता है वो हीलियम एटम के जितना होता है, ठीक है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज योर अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा। क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा, प्लीज ध्यान से देखना, जब इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कहां हिट करे, यहां हिट करे, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब इस एरिया में जाकर हिट करे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एटम, जब आप लोगों को पता है कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए और यहां पर बम्बार्ड कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हिट हियर, यहां पर हिट करे, मतलब बिल्कुल सीधे गए और हिट करे। अब आप लोग मेरे से पूछोगे भैया आपको कैसे पता चला यही एग्जैक्ट हिट करे। ये स्क्रीन
खास स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की, जब इस पर हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बम्बार्ड करेगा तो ये स्क्रीन ग्लो करने लगेगी। तो क्या हुआ, यहां से आपकी ग्लोइंगनेस आने लगी, मतलब यहां पर जो है आपकी स्क्रीन, ज्यादातर स्क्रीन नहीं ग्लो करी। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। ठीक है, बहुत थोड़े से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। कैसे डिफ्लेक्ट हो गए, सीधे आने की बजाय कुछ यहां चले गए और कुछ यहां चले गए, मतलब कुछ कुछ स्क्रीन यहां पर भी कभी कभी ग्लो होती नजर आई। इसको रदरफोर्ड ने आगे क्या एक्सप्लेन करा कि यार कोई ना कोई अंदर चार्ज का सोर्स तो है जो इस पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 आउट ऑफ 20,000, सुन लेना, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल बिल्कुल अपने पाथ पर वापस आ गया, मतलब कोल्ड फॉइल से टकराया, 1 आउट ऑफ 20,000 वापस आ गया। वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक ऑन इट्स ओन पाथ। ये सारी ऑब्जर्वेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या रिजल्ट दिए उस पर बात करते हैं। इन्होंने बोला कि जितने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो आप लोगों के स्ट्रेट गए हैं, दैट मींस एटम हैज प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट, मतलब एटम के अंदर खाली ही खाली जगह है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जो बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होकर बैठे हैं, जो बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, दैट मींस कोई ना कोई अंदर चार्ज का सोर्स है जो इसको डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इन्होंने बोला कि जो ये वापस आए वो क्या है, कहते हैं कि एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा डेंस स्मॉल पार्ट है, बहुत स्मॉल, स्मॉल भी नहीं बहुत स्मॉल, क्योंकि बहुत 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल वापस आए हैं, तो अगर 20,000 भेजे तो एक वापस आया। दैट मीन्स कि इसके अंदर इतना छोटा बहुत डेंस हार्ड पार्ट है जो अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट होने ही नहीं दे रहा। तो इस ऑब्जर्वेशन से, इन सारे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूड करा कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है और एटम का जितना मास है, एटम का जितना मास है वो सारा का सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से उस सेंटर पार्ट में बहुत ज्यादा डेंसिटी है। इट इज अ वेरी डेंस एंड हार्ड पार्ट, और उस सेंटर पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करी थी। याद आ रहा है क्लास 9th में हाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज मेड। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करी तो इन्होंने एक बात बोली कि अगर मैं ये एटम लेता हूं, ठीक है, और ये क्या लेता हूं मैं, अगर न्यूक्लियस को मार्क करता हूं तो प्लीज ध्यान से देखना, मैं इसको आप लोगों को रियल लाइफ सिचुएशन में इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं। प्लीज याद रख, मान लो कि ये स्टेडियम है, ये क्या है, स्टेडियम है, और इसका रेडियस है 5 किलोमीटर। प्लीज ये रेडियस कितना है, 5 किलोमीटर। एक 5 किलोमीटर के रेडियस का एक स्टेडियम लो, ध्यान से देखना, एक 5 किलोमीटर लंबा रेडियस का स्टेडियम लो और उस स्टेडियम के बीचों बीच लेदर की बॉल रख दो। ये तो फिर भी मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, डॉट ही बना देता वो बहुत होता। तो ये जो आपकी लेदर की बॉल है ना यार, वो आपका न्यूक्लियस है, बाकी सारा पार्ट आपका एम्प्टी पार्ट है। अब चीज देख रहे हो, मतलब अगर मैं वॉल्यूम वाइज कंपेयर करूं तो 10 रेज टू द पावर -15 मीटर क्यूब, 10 रेज टू द पावर -15 मीटर क्यूब छोटा है मेरा न्यूक्लियस अपने एटम के साइज से। मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं वो निकालूं या उल्टा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आपका न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम निकालूं तो उसका रेशियो कहीं ना कहीं 10 रेज टू द पावर -15 आता है। यही चीज अगर मैं डायमीटर में लेके जाऊं, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ योर एटम, तो उसका 10 रेज टू द पावर -5 में जाता है। आप देख रहे हैं कितना छोटा पार्ट है न्यूक्लियस।
इस एक्सपेरिमेंट के बाद, दिस इज योर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को 9 से रिलेट करके एक्सपेरिमेंट 11th में कराया। इसके बाद इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम प्रपोज करा कि यार ये आप अपना एक मॉडल ले लो, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहली बात बोली अपने मॉडल में कि जो एटम होता है इट हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। पहला पोस्टुलेट क्या था, मैं अब एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जो उन्होंने एटम का मॉडल प्रपोज करा उसकी बात कर रहा हूं। यार ये लो आप, जैसे थॉमसन चाचू ने अपना मॉडल दिया था ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, दैट एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। दूसरी चीज बात बोली कि एटम का जो भी, प्लीज ध्यान से सुनना, एटम का जो भी वेट होता है वो सारा का सारा सेंटर की तरफ कंस्ट्रेंट रहता है। दैट मीन्स उस एटम के सेंटर पे सारा का सारा मास भी होगा, उस एटम के सेंटर के सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी होगा। आप ये चीज समझिए, सेंटर का बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं पड़ा है। यहां एक 5 किलोमीटर का रेडियस ले लो और यहां पर बिल्कुल छोटा सा आप लोग चार्ज ले सकते हो। तो रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट्स में पहला पार्ट क्या बोला कि एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। दूसरा पार्ट कि सारा का सारा एटम का मास या सारा का सारा एटम का जो चार्ज है, मतलब चार्ज और मास, जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी एटम का मास है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज और एटम का जितना मास है वो सारा का सारा सेंटर पे पड़ा है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा सुनना, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉल नहीं करते, ठीक है, और उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होल्ड करके रखता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे और गिर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं और वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते, कैसे नहीं गिरते, उन्होंने इतनी ज्यादा डेप्थ में अपने में बात नहीं करी, सिर्फ इतनी सी चीज बोल दी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते हैं, वो गिरते नहीं है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बात बोली, मतलब इन्होंने थोड़ी सी अरेंजमेंट बता दी आप लोगों को कि एटम के सेंटर पर मास रहता है और चार्ज रहता है। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपके प्रोटॉन्स और मास। प्रोटॉन्स, देखो मास दो चीजों का होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, न्यूक्लियस का और न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स इस छोटे से न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। मतलब आपके जो ये न्यूक्लियस है, अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स पड़े होंगे और मेरे न्यूट्रॉन्स पड़े होंगे, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये मेरे क्या हो गए यार, आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी स्टडी आपकी रदरफोर्ड ने करी और आपको एक मॉडल ऑफ एटम प्रपोज करके दिया। हाँ, ये बात सही है, ये मॉडल भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। कुछ टाइम के बाद बोहर चाचू ने अपना मॉडल दिया, पर बोहर के मॉडल को पढ़ने से पहले हम इतनी आसानी से, जैसे क्लास 9 में फटाक से तुम बोहर पे पहुंच गए थे, अब इतनी आसान नहीं है। हम लोग पहले ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे बोहर का मॉडल हमारे माइंड में आया या बोहर के माइंड में आया और कैसे उन्होंने उस चीज को डेवलप करा।